हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे। आज सुबह जो सीईटी का एग्जाम हुआ था प्रथम पारी में 28 तारीख को, तो आज हम उसकी मैथ की आंसर की के बारे में बात करेंगे। मैथ के जो सवाल आए थे उसके हल हम निकालेंगे, है ना। तो आपके चौथा सवाल था मैथ में। चौथा सवाल था कि यदि प्रत्येक सिक्के का व्यास 2.5 सेंटीमीटर हो, व्यास कितना हो, 2.5 सेंटीमीटर हो, और उसकी मोटाई है सिक्के की 0.2 सेंटीमीटर, और दूसरा दे रखा है कि एक लंबप्रति बेलन जिसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और व्यास है 5 सेंटीमीटर। व्यास 5 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, 5/2, यानी कि 2.5 सेंटीमीटर, और 2.5 सेंटीमीटर व्यास है, ये हो जाएगी हमारे 2.5/2 त्रिज्या। ठीक है ना। तो अब ये सवाल कह रहा है कि इस बड़े बेलन को बनाने में कितने सिक्कों की आवश्यकता होगी। क्या कह रहा है कि बड़े बेलन, सवाल दे रखा है हाँ, कि इस बड़े बेलन को बनाने के लिए इन छोटे सिक्कों को कितने सिक्कों को पिघलना होगा, मतलब कितने सिक्कों को गलाना होगा हमें। तो हम क्या करेंगे, पहले सबसे बड़े जो है πr1²h, बेलन का आयतन का सूत्र क्या है, πr²h। ये r1 हो गई आपके, और ये r2 हो गई। πr1²h बटे πr2²h, पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब बचा क्या हमारे पास, r1 कितनी है, 2.5/2 इंटू h कितना हमारे, नहीं सॉरी, R1 कितनी है हमारे पास, 2.5 सेंटीमीटर इंटू 2.5, और ऊंचाई है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, बटे R2 का मान कितना है, 2.5/2, 2.5/2, और H का मान है 0.2। तो अब हम क्या करेंगे, ये 2 ऊपर चला जाएगा, भाग में है तो आ जाएगा 2.5 इंटू 2.5 इंटू 10 इंटू 2 बटे 2.5, एक मिनट। तो आपके जो चौथा सवाल है उसमें ये इस तरह से दे रखा है कि यदि प्रति सिक्के का व्यास 2.5 सेंटीमीटर और मोटाई यानी ऊंचाई मानेंगे हम 0.2 सेमी है, तो एक लंबवृत्तीय बेलन जिसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और व्यास 5 सेंटीमीटर को बनाने में कितने सिक्कों को पिघलाना होगा, मतलब छोटे जो सिक्के हैं उनको कितने सिक्कों को पिघलाए कि वो एक बड़े बेलन के रूप में हम बना सकते हैं। तो देखिए, लंबवृत्तीय ये बड़ा बेलन जो है इसका व्यास तो दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा आपके R1 की त्रिज्या क्या हो जाएगी, 5/2, यानी कि 2.5 सेंटीमीटर। इसी तरह ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है हमारे पास, और प्रति सिक्के का व्यास कितना है, छोटे सिक्कों का 2.5, तो इसकी त्रिज्या R2 कितनी हो जाएगी, 2.5/2, इसको ऐसे ही रहने देंगे, और H हो जाए हमारे 0.2। तो अब हमें उत्तर निकालना है कि कितने सिक्के बनेंगे, ये छोटे सिक्कों को कितने सिक्कों को पिघलाएंगे, बड़ा बेलन हमारे बन जाए। तो हम क्या करेंगे, वृत्त के बेलन के आयतन का सूत्र लगाएंगे हम। जो सूत्र क्या है, πr1²h अपॉन πr2²h। इस बड़े बेलन में इस छोटे जो सिक्के हैं उनका हम भाग लगा देंगे, तो पाई से पाई कट गया, बचा गया R1 का स्क्वायर h और R2 का स्क्वायर h। तो अब R1 कितना है, 2.5, तो 2.5 इंटू 2.5 इंटू h कितना है, तो 10 बटे में। अब R2 कितनी है हमारे पास, 2.5/2, तो ये 2 चले जाएंगे इधर, इंटू 2.5/2, फिर 2.5 और ये 2 चले गए इधर, इंटू h
कितना है हमारे 0.2। तो देखिए 2.5 से 2.5 कट गया, 2.5 से 2.5 कट गया, और इसको अगर मैं पॉइंट हटाता हूँ तो यहाँ पे एक और 10 का गुना हो जाएगा। अब ये 2 से 2 कट गया, बचे क्या हमारे 10 इंटू 2 इंटू 10, तो 10 का गुणा 2 में किया तो 20 इंटू 10, तो कुल सिक्के आ गए 200। यानी कि 200 सिक्के हम जब पिघलाएंगे तब जाके हमारा ये एक बैलन बनेगा। तो आंसर आपका हो गया ए, 200 सिक्के। देखिए आपके अब सवाल है, आपके पांचवा सवाल था, ये पांचवा सवाल था कि घन का आयतन दे रखा है आपको 6144 सेंटीमीटर क्यूब, और एक घनाकार डिब्बे की लंबाई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर दे रखी है। तो अब ये कह रहा है कि एक आयताकार डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः 8, 6 और 4 सेंटीमीटर है। तो 6144 सेंटीमीटर क्यूब आयतन के घन में कितने डिब्बे पैक हो सकते हैं, मतलब इस घन में इस आकार के कितने डिब्बे पैक हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले घन का आयतन बटे घनाकार डिब्बे का आयतन। तो घन का आयतन कितना है, 6144 बटे घनाकार डिब्बे का आयतन निकालने का सूत्र क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, घनाकार डिब्बे का आयतन निकालने का। तो अब घनाकार डिब्बे का आयतन ये आ गया और घन का आयतन ये आ गया, तो इनका गुणा करने पर होगा 6144 बटे 192, और 192 से 6144 कट जाएंगे आपके 32 बार, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर है सी, 32 बार ये करेक्ट है। देखिए अब आपका छठा सवाल है कि मैथमेटिकल शब्द में एम ए के स्थान पर एन लिख देते हैं, एम ए के स्थान पर एन लिखा जाए तो अक्षरों की संख्या में कितने प्रतिशत कमी आ जाएगी। मतलब एम ए जहां जहां पर भी आता है आपके वहां पर एन लिख देते हैं तो कितने प्रतिशत कमी आ जाएगी। तो देखिए एम ए ये रहा, एम ए और एक एन ए ये रहा, तो इसमें टोटल अक्षर कितने, एक टोटल अंग्रेजी के वर्ड टोटल कितने शब्द है और टोटल कितने अक्षर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, टोटल 12 अक्षरों से मिलके और ये मैथमेटिकल बना है। तो अब एम ए के स्थान पर हम यहाँ पे एन और यहाँ एन कर देते हैं, तो कमी कितने की हुई, 4 की, और नए कितने जुड़े, 2, तो अब टोटल कितने हो गए, ये एम जैसे ही रखते हैं हम तो ये टोटल हो जाएंगे 10 शब्द, कितने हो जाएंगे 10 शब्द, और कमी कितने की हुई, 2 शब्द होगी। तो हमें प्रतिशत निकालना क्या करेंगे, 2 बटे मैथमेटिकल में कुल 12 शब्द इंटू 100, 2 के पढ़े से 12, 6 बार करते, अब 6 का भाग 100 में लगाओ, 6 कम 6, 4 में 6 36, शेष में कितना बचा 4 बटे 6, इसको और सिंपल करेंगे तो 4 कट जाएगा 2 बार और 6 कट जाएगा 3 बार, तो 16 सही 2 बटे 3%। तो यह हमारा डी ऑप्शन राइट है। अब हमारा एक सवाल है आपके, ये सवाल नंबर 7वें नंबर सवाल में है कि ए ने बी को 600 रुपए 2 वर्षों के लिए दिए, 600 रुपए 2 वर्ष के लिए दिए, और सी को दिए 200 रुपए 4 वर्ष के लिए, और साधारण ब्याज पर दिए हैं, तो दोनों ने उसे कुल 100 रुपए ब्याज के रूप में दिए, दोनों से 100 रुपए ब्याज प्राप्त हुआ, तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो देखिए अब ये 600 रुपए 2 वर्ष के लिए और 200 रुपए 4 वर्ष के लिए दे रहा है, एक ही दर एक ही है, और कुल ब्याज कितना मिल रहा है 100 रुपए। तो हम यहाँ लिखेंगे 100 बराबर मूलधन कितना है 600 इंटू 2 इंटू मान लो कि x दर है, दर समान है, बटे 100, अब प्लस में मूलधन 200 इंटू समय कितना है 4 इंटू दर को x मान लिया हमने, और बटे में 100। तो अब ये 100 और ये 100 यहाँ पे जाएंगे, तो 100 इंटू अब 100 से ये डबल जीरो कट गए, ये 100 से 2 जीरो कट गए, तो क्या बचा 200 बराबर 6 इंटू 2 12x प्लस 2 चौक 8, तो 8x, तो क्या हो जाएगा 100 बराबर
20x, 20 से 100 कट गए 5 बार, तो x बराबर क्या गया 5%, यानी इसने कितने दर पे दे रखा है 5% दर पे, तो उत्तर हमारा आएगा डी 5%। तो देखिए 32वां सवाल है कि जब एक वस्तु को 69.60 रुपए का बेचा जाता है तो 25% हानि होती है। वस्तु का लागत मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है 69.60 और हानि कितनी हो गई 25%, तो हमें क्या निकालना है इसका क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य 69.60 इंटू 100 बटे जो 100 प्लस 100 माइनस हानि यानी कि 25, तो 75, ठीक है ना। अब ये पॉइंट को हटाया हमने तो इधर नीचे 100 का गुणा हो रहा है, इस 100 से ये 100 कट गया। अब 69.60 बटे 75 का जब हम भाग लगाते हैं तो हमारे पास उत्तर आता है 52.80, सी उत्तर हमारा राइट रहेगा। तैतीसवां सवाल देखिए, 33वें सवाल में कह रहा है कि एक बल्लेबाज अपनी 70वीं पारी में 90 रन का स्कोर करता है, 70वीं पारी में वो 90 रन का स्कोर करता है जिससे उसका औसत 3 रन बढ़ जाता है, तो 70वीं पारी के बाद उसका औसत कितना हो जाएगा। तो देखिए 16वीं पारी तक इसका औसत कितना था वो निकालने के लिए 90 जो 70वीं पारी में बना है वो माइनस, अब औसत कितना बढ़ा है 3, तो 17 इंटू 3, हर पारी में 3 रन का बढ़ गया था तो 17 इंटू 3, तो 90 माइनस 51, तो 16वीं पारी तक का औसत कितना होगा हमारे 90 माइनस 51 3 39 होगा। तो 16वीं पारी तक 39 हो रहा है और जब इसने 90 रन बनाए तो प्लस 3 का औसत बढ़ गया, तो 39 प्लस 3 क्या उत्तर आएगा 42, यानी कि अब 70वीं पारी के बाद उसका औसत कितना होगा 42, हमारा आंसर भी राइट होगा। देखिए अब 34वां सवाल है हमारे पास। 34वां सवाल है श्री धल और श्री हुसैन के आय का अनुपात 7:4 है और व्यय का अनुपात 2:1 है। यदि प्रत्येक 10,000 रुपए की बचत करते हैं, ये दोनों मिला के श्री धल और हुसैन दोनों 10-10 हजार रुपए की बचत करते हैं, तो श्री धल का व्यय कितना है। अब क्या पूछ रहा है ये श्रीधल, यानी श्रीधल इसका व्यय कितना है। तो मानो कि 7x बटे 4x ये इनकी कुल क्या है आय है, 7x और 4x क्या है इनकी कुल आय है, और 2 बटे 1 ये उनका व्यय है। तो अगर 7x में से मैं 10,000 घटा दूं तो ये 2 आ जाएगा, 7x माइनस 10,000, तो इसका व्यय अनुपात में 2, और ये 4x माइनस 10,000, ठीक है ना। तो ये देखिए कुल आय में से बचत घटा देते हैं इनके, तो ये मिल जाएगा हमारे व्यय। तो अब क्रॉस फैक्टर कर देंगे, क्रॉस गुणा कर देंगे, 7x माइनस 10,000 बराबर 2 का गुणा 4x में तो 8x माइनस 2 का गुणा 10,000 में तो 20,000। अब देखिए ये 7x इधर आएगा और ये इधर जाएंगे तो x बराबर ये प्लस के 20,000 इधर हुए तो 20 में से 10,000 गए तो 10,000। अब x बराबर कितना है 10,000, यानी कि श्रीधल की आय कितनी हो गई 7 इंटू 10,000, तो कुल 70,000 रुपये श्रीधल की आय हो गई। उसमें से अगर वो 10,000 खर्च कर देता है, 10,000 खर्च कर देता है तो उसका व्यय कितना हो जाएगा 60,000, ठीक है ना। तो व्यय कितना है हमारा ऑप्शन सी राइट है 60,000। अब ये रीजनिंग का सवाल है 75वां सवाल। देखिए ऑप्शन दे रखे 46, 64, 50 और 48। तो देखिए जब 8 और 6 का गुणा होता है तो उत्तर आएगा 48, 48 और 6 इंटू 2 का गुणा होगा तो 12, यानी 48 में अगर 12 करते हैं तो कितने आ गए 36, ये रहे, ठीक है। इसी तरह 7 का गुणा 8 में करेंगे तो 56, 56 माइनस 5 का गुणा 2 में करेंगे तो 10, ठीक है ना। तो आ गए हमारे 56 माइनस 10 46। इसी तरह से देखना 7 का गुणा 10 में करेंगे
तो आएंगे 70 माइनस 4 का गुणा 6 में करेंगे तो 24, तो 70 माइनस 24 कितने होते, 10 में से 4 गए तो 6, 7 और 3 तो 4, तो हमारा उत्तर आ गया 46। ए ऑप्शन राइट है हमारा। अब 76वां सवाल भी रीजनिंग का है कि इसमें कहा है कि यदि Q का अर्थ प्लस J का अर्थ इंटू T का अर्थ माइनस और K का अर्थ डिवाइड यानी भाग करना है, तो इधर देखिए 30 और K का मतलब क्या है, भाग, तो 30/2। अब Q का मतलब क्या है, जोड़, और 3 J का मतलब क्या है, गुणा, इसके बाद 6, तो T का मतलब है माइनस, और इसके बाद है 5। तो अब क्या करेंगे, हम बोडमस रूल का फॉलो करेंगे। सबसे पहले भाग, इसके बाद गुणा, इसके बाद जोड़ बाकी। तो देखिए 30 का भाग 2 में लगाया तो 15 प्लस 3, 15 प्लस 3 इंटू 6 कितने हो गए, 18 माइनस के 5, तो 15 और 18 हो गए 33, 33 माइनस 5, तो उत्तर आएगा 28, तो 28 ऑप्शन बी पे है, तो इसमें हमारा ऑप्शन होगा बी 28। देखिए 89वां सवाल है हमारे, अब ये भी रीजनिंग का है कि अजय ने अपना कार्यालय छोड़ा और पूर्व दिशा में, ये पूर्व दिशा हो गई, ये हमारे पश्चिम दिशा, ये उत्तर दिशा और ये दक्षिण दिशा, ठीक है। तो अजय कार्यालय यहाँ पे है और ये छोड़ के हमें जा रहा है 5 किलोमीटर पूर्व दिशा में, यानी कि वो यहाँ पे आया 5 किलोमीटर पूर्व दिशा में इधर, और यहाँ से वो बाई तरफ मुड़ा और 12 किलोमीटर चला, बाई यानी कि लेफ्ट साइड, और अपने लेफ्ट साइड चल के वो 12 किलोमीटर यहाँ पे जा रहा है, ठीक है ना, उत्तर में। अब है कि राकेश जो उसी कार्यालय में काम करता है ने अपना कार्यालय यहाँ से छोड़ा और 5 किलोमीटर पश्चिम दिशा की ओर चला, इधर चला 5 किलोमीटर, ठीक है ना, 5 किलोमीटर इधर चला, और फिर वह बाई दिशा में मुड़ जाता है, बाई दिशा में मुड़ जाता है और 12 किलोमीटर चलता है अपने घर पहुंचने के लिए, 12 किलोमीटर चला। तो अब कह रहे हैं अजय और राकेश के बीच घर की न्यूनतम दूरी क्या है, देखिए यहाँ से चला और ये 12 किलोमीटर, ये यहाँ से चला और यहाँ 12 किलोमीटर, ठीक है। तो अब न्यूनतम दूरी क्या होगी, यहाँ से यहाँ की, तो देखिए ये समकोण त्रिभुज बन रहा है और ये भी समकोण त्रिभुज बन रहा है, ठीक है ना। तो हम ये दूरी निकाल सकते हैं और ये दूरी निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखिए 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, इसका मान ये आ जाएगा x, और ये x है, तो 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना होगा, 144 प्लस 25 169, 169 का वर्गमूल क्या होगा, 13 है ना, तो इसका मान आ जाएगा 13। इसी तरह इसका मान भी क्या आ जाएगा, 13 किलोमीटर, तो 13 और 13 कितने हो गए, 26 किलोमीटर, यानी कि डी ऑप्शन हमारे राइट है। अब 90वां सवाल है, 90वां सवाल क्या है कि PQRST, ये 5 जने हैं जो उत्तर की तरफ, मतलब इस साइड मुंह करके बैठे हुए हैं, ठीक है ना, इस तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं, और P Q के साथ बैठा हुआ है, देखिए P है वो Q के साथ बैठा हुआ है, और P है Q के साथ बैठा हुआ, R S के साथ बैठा हुआ है, R S के साथ बैठा हुआ है, S T के साथ नहीं बैठेगा, ठीक है। T जो बेंच के बाएं सिरे पे, बाएं सिरा यानी लेफ्ट, तो यहाँ पे T आएगा सिरे पर है, और R दाएं से दूसरे स्थान पर है, दायां ये है और R यहाँ पे स्थित है, तो P Q और T के दाएं बैठा है, P जो है वो Q और T के दाएं बैठा है, Q और T के दाएं यानी कि इस साइड, ठीक है ना, तो ये P आ जाएगा, ये Q हो जाएगा और ये P हो जाएगा। तो P और R देखो ये साथ साथ बैठ गए, एक साथ बैठे, तो P किसके ठीक बीच में बैठा है,
तो P किसके बीच में बेटा है? Q और R के बीच में। तो आपके ऑप्शन डी, Q व R के बीच में P बैठा हुआ है ना, डी ऑप्शन अपने करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 93वां सवाल है ये 93 सवाल कि MOUSE जो है वो KPST से संबंधित, LIGST से क्या होगा संबंधित। तो देखिए M और K ये जो है ना, M से K L और M होता है, तो ये -2 हो जा रहा है, -2 मतलब 2 पीछे चले जाते हैं M के बाद, ठीक है ना। तो इसी तरह से यहाँ L का -2 पे हम जाएंगे तो क्या आएगा, देखिए JKL यानी कि हमारे पास क्या आएगा, J, ठीक है ना। तो इन दोनों में सब उत्तर हो सकता है हमारा। O के बाद क्या है, P यानी कि एक फॉरवर्ड में, ठीक है ना। इसी तरह I के बाद अगर एक हम आगे फॉरवर्ड में जाएंगे तो क्या आएगा, J, तो J, इसका मतलब हमारा डी उत्तर होगा, JJEIR, है ना। डी ऑप्शन हमारा राइट होगा, क्योंकि इसमें दूसरा कोई है ही नहीं ऐसा जिसमें 2 डैश जे आ जाए। अब हम 99वां सवाल देखेंगे रीजनिंग का कि C A और B की माता है, क्या है, जो C है वो A व B की माँ है, ठीक है ना। तो D B का पति है। अब यहाँ पे कोई D है, वो इस B का क्या है, पति है, ये B है वो B का पति है। तो C का D से क्या संबंध होगा, ये C क्या है, B की माँ है, C है वो B की माँ है और D है वो B का पति है। तो ये C D की क्या हो जाएगी, सास, है ना, सास। तो बी ऑप्शन राइट है आपके। देखिए 116वां है कि इन शब्दों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और मध्य शब्द लिखिए। इनको पहले तो अंग्रेजी के अक्षरों के हिसाब से सेट करना और फिर मध्य का अक्षर लिखना है। तो देखिए इलेक्ट्रिक, ELECT, 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 तो ये यहाँ पे खत्म हो गया, यानी कि इलेक्ट, ये तो हो गया हमारा पहला शब्द। अब ELECTR, ELECTO, ELECTI और ELECTR, यानी कि ये हो गया हमारे दूसरा शब्द। तो P के बाद R आ रहा है और इधर O आ रहा है और इधर भी R आ रहा है, तो ये हमारा तीसरा शब्द है, ठीक है ना। TRI और TRO, ये हो गया चौथा शब्द और ये हो गया पांचवा। तो बीच में कौन सा होगा, 1 2 3 4 और 5, तो 4 5 ये रहे, ठीक है, और 3 ये रहा हमारा इलेक्टर जो बीच का शब्द है, और 1 2, तो बीच का शब्द क्या हो गया, 3, तो हमारा उत्तर हो गया बी, इलेक्टर राइट हो जाएगा, ठीक है। अब है आपके 117वां प्रश्न। देखिए 117 प्रश्न में चित्र जो दे रखा है, इसमें पहली बार तो लेफ्ट साइड दिखता है, ठीक है ना, पहली बार वो लेफ्ट साइड दिखता है, उसके बाद वाले चित्र में वो राइट साइड में देख रहा है और तीसरे चित्र में वो डाउन साइड देख रहा है। तो अब लेफ्ट राइट और डाउन तो हो गया, अब बचा क्या, अप, तो चौथे में वो अप साइड देखेगा और अप साइड जो दे रखा है वो आपके डी ऑप्शन दे रखा है। तो 117 में हमारा डी ऑप्शन राइट होगा। देखिए 118वां सवाल है आपके कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अन्य सभी से अलग है, इन चारों में से कौन सा अलग है, 7 56 4, 9 30 6, 5 18 4, 9 22 2। तो देखिए 7 56 और 4 में क्या कॉमन है, 56 में 7 का भाग चला जाता है पूरा का पूरा, कितनी बार जाएगा, 7 × 8 यानी कि 8 बार, 7 56। अब ये 56 है और ये 4 है, 4 का भाग भी 56 में चला जाएगा, कितनी बार जाएगा, 14 बार, 14 × 4, तो 14 × 4 कितने आ जाएंगे, 56, 14 56, ठीक है। अब 9 का भाग 30 में जाएगा क्या पूरा का पूरा, नहीं जाएगा, 3 बार जाएगा, तो 3 शेषफल बच जाएगा। 6 का भाग 30 में जाएगा, लेकिन ये अलग है हमारे। इसी तरह 5 का भाग 18 में नहीं जाएगा, 3 बार जाएगा तो 3 शेषफल बच जाएगा, और 4 का भाग भी 18 में नहीं जाएगा पूरा, 2 शेषफल बचेगा। 9 का भाग 22 में दीजिए तो 2 बार जाएगा और 18 आएगा,
तो 4 शेषफल बच जाता है। 2 का भाग 22 में दीजिए, 11 बार पूरा का पूरा चला जाए। देखिए इसमें पूरा भाग एक बार जाता है, इसका नहीं जाता है, इसमें इसका पूरा भाग जाता है, इसका नहीं जाता है, इन दोनों में दोनों का भाग इसमें नहीं जाता है। लेकिन 56 में 7 का भाग भी चला जाता है और 4 का भाग भी चला जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट 118 वाले। अब 119वां सवाल है आपके, देखिए कि सार्थक शब्द बनाने के लिए अव्यवस्थित अक्षरों को व्यवस्थित कीजिए। पहले तो ये जो अव्यवस्थित अक्षर है इनको व्यवस्थित करना है और बने हुए शब्दों में से भिन्न शब्द का चयन करना है। पहले तो व्यवस्थित करके जो शब्द भिन्न आता है उसको उत्तर हमारा आएगा। तो ये देखो DIAFRY, FRIADY, फ्राइडे बन गया ये फ्राइडे, ठीक है ना। इसी तरह ये STEUDYA, ये हमारा क्या बन जाएगा TEUSDAY, ट्यूसडे यानी मंगलवार, फ्राइडे यानी शुक्रवार। और ये बन गया हमारे DHAIOLY, ये एक तरफ से बन जाएगा HOLIDAY, हॉलीडे, ये बन गया हॉलीडे। और ये बन गया हमारे MONDAY, मंडे, MONDAY। तो अब देखिए ये फ्राइडे, ये ट्यूसडे और ये मंडे, ये तो सप्ताह के दिनों के नाम हो गए। और ये हॉलीडे यानी कि हॉलीडे का मतलब होता है छुट्टी, तो ये हमारे भिन्न है। तो इसलिए ऑप्शन कौन सा राइट होगा हमारे, सी वाला राइट होगा। तो सी वाला हमारे इसमें कहाँ पे, ये रहा सी, ए में। बहुत से ने क्या क्या होगा पता है, इसमें ये सी राइट है ना, तो हाँ सी यहाँ, ये वाला जिन्होंने देखा भी नहीं होगा और उत्साहित हो गए ना, सी ये वाला राइट करके आए होंगे, जो कि हमारे गलत है। क्योंकि सी, ये ऑप्शन सी ऑप्शन ए में दे रहा है ना, तो इसका मतलब ये ए राइट है। लेकिन बहुत से आधे लड़के ये सी राइट करके ना आए होंगे, यहाँ ए इन्होंने देखा भी नहीं होगा। तारीख की सुबह की पारी का जो पेपर था थर्ड शिफ्ट का आपके, वो मैंने आंसर की उसकी निकालने की पूरी कोशिश की है। और इस बार, कल थोड़े पेपर इजी था लेकिन इस बार थोड़ा रीजनिंग और मैथ थोड़ी सी टफ आई है कल के बनस्पत, है ना। तो ये उत्तर थे, आशा है कि आपके सारे उत्तर राइट गए होंगे। और इसी तरह के वीडियो प्राप्त करने के लिए आगे रीड का एग्ज़ाम आएगा आपके, और CET 12th लेवल का जो एग्ज़ाम आएगा, तो उसके सारे वीडियो कोर्स कंप्लीट करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।